नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की। और राहुल गांधी की जो लेब है हाइड्रोजन बम बनाने की, अब उसका जो है वो लगभग एक आइडिया जिसको हम कह सकते हैं कि वो लगना शुरू हो चुका है। और इस बार जो खबरें आ रही है वो खबरें आ रही है वाराणसी से। तो आप तय मानकर चलिए कि अगला जो हाइड्रोजन बम होगा वो वाराणसी से होगा। अब हाइड्रोजन बम कितना चलेगा, उसका रूप क्या होगा, वो आप समझ ही चुके होंगे एटम बम की तैयारियों से। तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि इसके दोनों बातें सामने आएगी। एक, हो सकता है कि वो इसमें कामयाब हो जाए और हो सकता है कि ये बैकफायर कर जाए, जैसे एटम बम बैकफायर कर गया था। तो राहुल गांधी की स्थिति अमूमन जो है वो वैसी ही बनी हुई है। अब एटम बम जो आया था वो आया था कर्नाटका बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट से, और बड़ी ही चालाकी के साथ। क्योंकि चालाकी ये थी कि जिस महादेवपुरा सीट की राहुल गांधी बात कर रहे थे वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और के.एन. राजन्ना जो सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी के उस बम बनाने वाली फैक्ट्री को पूरा एक्सपोज कर दिया। दूसरा, एक मीडिया वर्ग जिसको कांग्रेस पार्टी खींच खाए बैठी होती है। अब आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी हर किसी एंकर को मीडिया चैनल के ऊपर टारगेट करने की कोशिश करती है। क्यों किया जाता है ये टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मीडिया राहुल गांधी की हां में हां नहीं मिलाता है। राहुल गांधी ने आदित्य सिंह का नाम क्या लिया कि अगले 5 मिनट में तो मीडिया पर उसकी बाइट जो है वो चलने लग गई। ऐसे ही मिंटो देवी के साथ हुआ और फिर ऐसे ही रंजू देवी के साथ हुआ। तो राहुल गांधी का जब तक जो वायरल वीडियो ट्रेंड में आना शुरू होता है उससे पहले राहुल गांधी एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए मीडिया के जो लोग हैं उसके ऊपर वो खींच खाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, उनको बीजेपी का दलाल कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो तरीका क्या है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, इस देश में ये बताने की कोशिश करना कि चुनाव में गड़बड़ी सिर्फ हिंदू करता है, इसलिए उनकी लिस्ट में। और आप देखिए, हैरानी आपको तब होगी जब आप महादेवपुरा सीट का एक धर्म के आधार पर आप उसकी गणना करने की कोशिश करोगे। वहां पर मुस्लिम मतदाता बाहुल्य है और मुस्लिम मतदाता बाहुल्य सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटर जो है वो गड़बड़ी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू वोटर जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम इस पूरे एटम बम में नजर नहीं आएगा। तो अब हाइड्रोजन बम कहां से आ रहा है? हाइड्रोजन बम जो है वो तैयारी की जा रही है। और खबर यह है कि अजय राय, जितने भी जो एजेंट्स हैं उनकी पार्टी के, उनके साथ जो है वो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है वाराणसी से। और डेटा कलेक्ट करने के बाद में इस देश के सामने एक ऐसा बम फोड़ने की तैयारी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी की साख को गिराने का एक प्रयास किया जाएगा। यह संभव है क्या? और वह व्यक्ति करे जिसकी खुद की साख जो है वो बहुत नीचे जा चुकी है। तो क्या जनता उसके ऊपर भरोसा करेगी क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष अपनी विश्वसनीयता पहले ही खो चुका है। और रही से ही कसर, राहुल गांधी जिस अराजकता पर आ गए और कांग्रेस पार्टी जिस लेवल पर आई है, उससे साफ तौर से जो है वो समझ में आ रहा है। तो वाराणसी से ही क्यों? वाराणसी से इसलिए क्योंकि शुरू की जो काउंटिंग हुई थी उसमें अजय राय नरेंद्र मोदी से कुछ आगे चल रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पिछड़ते चले गए। और उसके बाद में, क्योंकि कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 18 लाख के आसपास है, लेकिन मतदाता जो मतदान करने पहुंचे उनकी संख्या 11 लाख और 12 लाख के बीच में थी, जिसमें 6,12,970 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 4,60,457 वोट अजय राय को पड़े थे। और तीसरे नंबर पर रही थी बीएसपी, जिसको सिर्फ और सिर्फ 33,000 वोट पड़े थे। अब यहां पर 4,60,000 वोट अजय राय को इसलिए मिल गए क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा था।
ये आप जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ती तो 1.5 से 2 लाख अगर वो कांग्रेस के बराबर भी जाती तो फिर अजय राय जो है वो 2 लाख के आसपास आ जाते और हार जीत का अंतर 2019 की तरह एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता। और वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो वाराणसी की इस लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीटें आती है, रोहनिया, इसके अलावा वाराणसी कैंट, वाराणसी उत्तर और वाराणसी दक्षिण, और फिर उसके बाद में आता है सेवापुरी। तो यहां पर बीएसपी को जिस तरीके से 33,000 वोट मिले तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्थिति क्या थी। अब यहां पर जो है जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 चीजें पीछे छूट जाती है, एक ईवीएम आपको पता होगा, और दूसरा ईवीएम जो है वो अब पाक साफ हो चुकी है, उसके ऊपर कोई आरोप अब रहे नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ आरोप रहे हैं वोट चोरी का। तो पहले आप एक चीज सोचकर देखिए कि इतने बड़े देश में क्या वोट चोरी संभव है क्या, और वोट चोरी होती क्या है। वोट चोरी 1952 में जो जवाहरलाल नेहरू ने किया उसे हम वोट चोरी कहते हैं। 1975 में वोट चोरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट चोरी के बजाय सीना चोरी की गई, आपातकाल इस देश ने देखा, वो पूरे देश और दुनिया के सामने है। और जिस तरीके से बिहार में जंगल राज जो देखा, मतपेटियां कैसे लूटी जाती थी, वो भी पूरा देश उसमें जानता है। अब ये क्यों संभव नहीं है? ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ईवीएम आज तक किसी ने हैक करके नहीं दिखाई। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बुलाया, लेकिन विपक्ष गया ही नहीं, और गया तो यह संभव नहीं है। दूसरा, आप देखिए जब भी कोई वोट पड़ता है तो इससे पहले ईवीएम को लेकर एक मॉक पोल की रखा जाता है। मॉक पोल में संबंधित पार्टियों के सभी एजेंट मौजूद होते हैं, वो वोट करके देखते हैं, फिर एक पर्ची निकलती है और पर्ची के साथ मिलान करके देखा जाता है क्या वाकई में आपने कांग्रेस को बटन दबाया तो वोट कांग्रेस को ही जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसी वक्त, अब इस देश ने पूरा लोकसभा चुनाव देख लिया, एक भी शिकायत इसकी नहीं आई। दूसरा, हर पार्टी के एजेंट्स जो है वो हर मतदान केंद्र पे होते हैं। आप देखिए छोटे से छोटा अगर कोई मतदान भी होता है, सरपंच लेवल का भी, तो उसमें जो संभावित कैंडिडेट जो होता है उसके एजेंट्स वहां मौजूद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नजर रखने के लिए कि कोई मतदाता दोबारा से वोट करने तो नहीं आ गया, क्योंकि वो उसी एरिया से होते हैं और वो सबको जानने वाले होते हैं। तो अगर कोई दोबारा आ गया वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या फिर कोई अनजान व्यक्ति आकर उस सीट के ऊपर कोई मतदान डाल दे। तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ऐसा संभव है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट्स थे वो बिके हुए थे क्या? आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि ऑपरेशन लोटस तो वहां चल नहीं रहा होगा। तो फिर क्या पार्टी के जो एजेंट्स थे, जो हर कमरे में मौजूद होते हैं, किसी भी मतदान केंद्र में हर पार्टी का एक कैंडिडेट मौजूद होता है, क्या उनको खरीद लिया गया था? आप खुद सोचकर देखिए। फिर उसके बाद में आता है जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद में ईवीएम को बंद किया जाता है, सील पैक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबके सामने और फिर उसके बाद में सबसे हस्ताक्षर लेके इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये इस प्रक्रिया का हिस्सा रह गई। अब यहां से ईवीएम जो जाती है वो जाती है स्ट्रांग रूम, और स्ट्रांग रूम के बाहर आप देखा होगा सैकड़ों की संख्या में, हर स्ट्रांग रूम के बाहर, और हजारों की संख्या भी हो जाती है कई बार, लोग मौजूद होते हैं सभी पार्टियों के, और रात दिन वो नजर बनाए रखते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये स्ट्रांग रूम भी खारिज हो जाता है। फिर आता है जब मतगणना होती है, उस दिन ईवीएम खोली जाती है, तो सबके सामने जो पार्टी के एजेंट होते हैं उनके सामने बाकायदा नंबर के साथ ईवीएम खोला जाता है, और सबके सामने वोट चेक किए जाते हैं कि किस कैंडिडेट को कितने वोट जा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया यहीं से चलती है। तो यहां पे कोई गड़बड़ी हो सकती है, ये तो जो है वो कहना बहुत मुश्किल है। इसके आगे की प्रक्रिया जिसको संशय में डाला गया, और वो ये थी कि अचानक से जो, जैसे शाम के समय जब मतदान प्रक्रिया का समय होता है 6 बजे का, तो उस वक्त वोट परसेंट अलग होता है, और फिर उसके 2 घंटे बाद जो है वो अलग हो जाता है, और कई बार दूसरे दिन भी एड ऑन हो जाता है। तो हर जिस मतदान केंद्र की अगर हम बात करें या जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं, जैसे वाराणसी के लोकसभा सीट, तो उसमें 5 विधानसभा सीट आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने मतदान केंद्र होंगे।
और हर मतदान केंद्र से जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती रहती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो डेटा भेजते रहते हैं और वो एड ऑन होता चला जाता है। और चुनाव आयोग ने ये सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही जो है वो ये सारी बात रख चुकी है कि ये इस वजह से वोट परसेंट जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो एटम बम जिसका मालिक था, आपको पता होगा, सीएसडीएस का डिप्टी डायरेक्टर, उसने तो हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने जो बम बनाया था उसका जो विस्फोट जो हुआ है उसकी जद रेडिएशन की जो जद जो है वो उनके सीएसडीएस के ऑफिस तक पहुंच रही है, इसलिए उन्होंने देश से माफी मांग ली कि गलती हुई है डेटा रीड करने में। तो वो तो फुस हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की सीट को टारगेट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर आरोप लगे थे। क्योंकि शेख हसीना के ऊपर आरोप ये थे कि उन्होंने वोट चोरी करके पार्टी जीती और खुद शेख हसीना अपनी सीट जो है वो वोट चोरी करके जीती। अब बांग्लादेश के आप दुर्भाग्य देखिए कि हंसता खेलता बांग्लादेश जो है वो अब कहां पहुंच गया, और एक समय उसकी विकास की जो दर थी वो क्या थी। तो अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वाराणसी में किसी भी तरीके से अराजकता फैले, और आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा जो है वो वाराणसी की जनता को उकसाने का एक भरपूर प्रयास किया जाएगा। कितने कामयाब होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगला जिस बम की बारी आ रही है, क्योंकि 9 सितंबर तख्ता पलट होने वाला था, वो तख्ता पलट भी जो है वो उल्टा पड़ गया। जो एनडीए के सांसदों के भरोसे बैठे थे उनके खुद के सांसद जो है वो एनडीए के साथ चले गए। तो अब वाराणसी पे नजर रहेगी, और फिर उसके बाद में कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लेके जाती है और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से लेके जाती है। तो हर बार जो है वो नाकामयाब व्यक्ति, या हम कहें कि एक नाकामयाब व्यक्ति जो है वो जितने भी जो कामयाब व्यक्ति है उनके ऊपर कीचड़ उछालने का एक प्रयास भर कर रहा है, और यही राहुल गांधी कांग्रेस की इस वक्त मानसिकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।